हाय फ्रेंड्स, वैल्यू इंस्पायरिंग टेल्स के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, यकीनन जब ये एपिसोड आप देखेंगे, आप ताली बजाएंगे, आप दाद देंगे उनके हिम्मत की, उनके हौसले की। और जी हाँ, माना कि बचपन से वो जिस्मानी नौतवानी से जूझ रहे थे, स्पेशली एबल्ड पर्सन है, लेकिन बचपन से ही जिस्मानी नौतवानी से जूझने के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद बाकी लोग नहीं कर सकते, जो हर कोई नहीं कर सकता। अनंतनाग की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले इस चमकते सितारे का नाम है डॉक्टर जानिब मोहम्मद, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है। बचपन से ही ये डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में आते हैं, जिस्मानी कमजोरी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन सभी मुश्किलात को पार करके इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की पॉलिटिकल साइंस में, और ये साबित कर दिया कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इनकी जिंदगी से सीख मिलती है, इनकी जिंदगी से सबक मिलता है, इनकी जिंदगी से हौसला मिलता है, इनकी जिंदगी से ये सीख मिलती है कि कामयाबियां हमेशा से ही आपकी कदम नहीं चूमती है, बल्कि कामयाबियों को हासिल करने के लिए आपको जो चलना पड़ता है तो उस राह में कांटे भी मिलते हैं, और उन कांटों को पार करके जब कामयाबी के जीने पे आप कदम रखते हैं तो आप फख्र से कह सकते हैं कि मेरा जो सफर था वो मुश्किलों के बावजूद आसान हुआ। मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से और रेडियो राब्ता को देखने और सुनने वालों की जानिब से डॉक्टर जानिब मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारे स्टूडियो तशरीफ लाया। आपका हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि आपके जो प्लेटफॉर्म का नाम है रेडियो राब्ता, जी जी तो मुझे लगता है जो ये राब्ता वर्ड है, आप इसके साथ बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हो इस वर्ड को। आप मतलब हर तबके से हर किसी जुमरे को बुला रहे हैं कि जो हर मतलब जो ज़रूरी है, मतलब हर एक तबके को आप बुला रहे हैं। जो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंट नहीं होता है, आप हर एक ज़ुमरे को बुला रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबादी देना चाहूँगा कि आप जो ये नाम है इसको आप इसके साथ आप इंसाफ़ी कर रहे हो। आपका आपका कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ ये आप लोगों का प्यार ही है जो हमारी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। जी आप लोगों का बड़कपन है। तो जानिब साहब, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। बिल्कुल। आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में जी आते हैं, जी तो आपसे जानना चाहेंगे कब से हुआ, ये कैसे हुआ, वो सारी जो है बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जी जी। और क्या दिक्कत है आपको। हाँ बिल्कुल जी, मैं मुनवार ज़िले से, मुनवार इलाके से, अनंतनाग के मुनवार इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी मेरी पैदाइश जब हुई थी तो अकॉर्डिंग टू माय पेरेंट्स, तो मैं बॉडीली स्ट्रक्चर से बड़ा हेल्दी पैदा हुआ था। जो वेट होता है एक बेबी का वो बहुत था। मतलब मैं लुक में अकॉर्डिंग टू माय मदर, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करें, आमीन। उनके बताने से वो बोलती थी कि आप बड़े ये ना खूबसूरत पैदा हुए थे, मोटे पैदा हुए थे। तो मुझे देखने सब आते थे। ओके तो आफ्टर 7 days ऑफ बर्थ, ऐसे ओके तो उस टाइम ये डायग्नोज नहीं हुआ कि इनबॉर्न था, लेकिन ऐसे ये ना पता नहीं चलता था कि कुछ सो कॉल्ड मसला है। तो उसके बाद 7 दिनों के बाद मेरी ये ना एक्सट्रीम फीवर हो गया, यथ कशिर पे वनान छ लारने। बिल्कुल। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉक्टर के पास लिया, मेरी मेडिकेशन हो गई, कोर्स हो गया 6-7 महीने, वो कंटिन्यू हुआ। तो मैंने रिकवर किया, फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब फिर मेरी उम्र हुई, मैं 8 साल का हो गया, तो ये रिलैप्स हो गया, ये वापस हो गया। तो दो चीज़ें मुझे नोटिस हुई। एक तो मेरे हाथों में थोड़ी शिवरिंग स्टार्ट हो गई, लिखने में दिक्कत होने लगी, कुछ उठाने में दिक्कत होने लगी।
और खास कर ये ना ये जो गर्दन का पोस्चर था चलते वक्त इसमें थोड़ा मिस अलाइनमेंट हो गया। तो फिर हमने बहुत मेडिकेशन जो बड़े बड़े न्यूरोलॉजी के इंस्टीट्यूट से मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ पे लिया, मेडिकेशन कंटिन्यू है तो ये कंट्रोल में ही है, तो ये चीज़ें शिवरिंग बाकी चीज़ ये डिस्प्ले होती है बॉडी पे। जी तो हाँ। एक जानिब जिस्म की कमज़ोरी तो या बड़ा इम्तिहान जो आपको दरपेश आया फिजिकली, तो दूसरी जानिब आपकी पढ़ाई, तो इस चीज़ में क्या आपको कहीं पे लगा कि ये कमज़ोरी हाइल हो रही है, ये एक ऑब्स्टिकल के तौर पे आपकी ज़िंदगी में आ रही है पढ़ाई में? क्योंकि आपको पता है तो जाहिर सी बात है हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी देखिए हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, फ्रॉम नर्सरी यू गो टू द अप टू द लेवल ऑफ PhD। ये सिस्टम है, ये तहत है हमारे ब्रेन के, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो स्लोली होती है, ये कुदरत का निज़ाम है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर आप किसी सीढ़ी को के ऊपर आपको चढ़ना है, यू हैव टू टेक द असेंडिंग आर्डर, ठीक है ना। तो ये सिस्टमेटिकली होता है ऐसे। तब मेरे ब्रेन की डेवलपमेंट और सोसाइटी के एक्सेप्टेंस मेरे जहन में इतने नहीं थे। आई वॉज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थिंग्स। तो जब भी मुझे कोई ना ऐसी ह्यूमिलेटिंग एपिसोड आता था मैं बड़ा फील करता था और उससे मैं बड़ा आइसोलेट होता था। जो एक्सक्लूजन वो वहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसे जब मैं लिखता था, मैं तो 12th क्लास तक मैंने एग्ज़ाम खुद दिया अपने हाथ से, लेकिन जाहिर सी बात है जब शिवर होता है आपका हाथ तो आप लिखने की स्पीड कम हो जाती है। जो टाइम पीरियड अवेलेबल होता था वहाँ पे तो उसमें मैं पूरा नहीं कर पाता था। तो यही वजह जो 10th 12th के थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परसेंटेज रही, लेकिन जो मेरे अगले क्लासेस थे कंपैरिजन में कम थे। उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आप स्क्राइब कर सकते हो, बाकी चीज़ कर सकते हो। तो 12th 11th तक मैंने खुद लिखा। तो 12th में जब चढ़ा तो मेरे स्कूल में एक साल हुए थे, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, तो उन्होंने फिर बताया, क्योंकि उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे कानून है, बाकी आप अप्लाई कर सकते हो बाकी चीज़ें। तो आप फिर ये ना ये हेल्पर स्क्राइब जिसको एमनुएंसिस एग्जैक्ट टर्म में बोलते हैं, आप उनकी हेल्प से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने फिर 12th में ऐसा ही किया। तो 12th में क्या है, मेरी एक जो मेडिसिन थी उसको चेंज किया डॉक्टर साहब ने। तो उससे क्या हुआ, मुझे डिप्रेशन हो गया। अच्छा। एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन हो गया। मेरी फैमिली जो मुझे इस टाइम सुन रही होंगी वो गवाह है, मेरे रिलेटिव्स गवाह है। मेरी इतनी हालत ख़राब हुई थी, मैं दिन में पर्दे डालता था, कमरा लॉक करता था दिन भर अंधेरे में। मैं अभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता हूँ कि मेरी उन एक्टिविटीज़ से मेरे माँ बाप को कितना दुख हुआ, मेरे भाई बहनों को। वो मुझे बहुत बहुत पिंच हो रहा है। जब मैं माँ के कब्र पे भी जाता हूँ मुझे वो सारा वो ये ना बिल्कुल रिपीट होता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। डेट वाज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, अल्लाह ताला का करम है। फिर मैंने वो जो पीरियड है साइंटिफिकली स्पीकिंग उस दवाई का जो असर था वो 2 सालों में ख़त्म हुआ। तो अल्लाह ताला के फजल करम से 2007 में मैंने 12th किया, 8 और 9 मैंने छोड़ दिया, 10 में मैंने कम बैक किया, ठीक है ना। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन की, मेरा तब तक मेडिकल था, मेरा शौक था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे घर में जो माहौल है हम मेडिकल फील्ड से बहुत वाबस्ता है। मेरे घर में लगभग 4-5 डॉक्टर्स है। तो फिर आप जिस सोसाइटी में जिस फैमिली में रहते हो तो आपका जो माइंड सेट है, आपकी गोल ओरिएंटेशन भी शेप होती है, ठीक है ना। उसमें आपकी दिलचस्पी हो ना हो तो कभी कभी आपको वो अनफोर्स्ड चॉइस बन जाती है। तो मेरा भी शौक था, लेकिन उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी कि ए पर्सन विदाउट आर्म्स कैन बी ए डॉक्टर, जैसे प्रीवियसली हरियाणा में ये अवेयरनेस नहीं थी। तो मैं सोचता था अंदर ही अंदर
मैं वहीं से डिसेबिलिटी स्टार्ट कर रहा था। अरे मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा, मैं अगर मैं बन भी गया मैं नुस्खा लिखूंगा, मैं ऐसे पेशेंटस बुत कन वन है हमने पानस कोरमुत क्या ये क्या करे ऐसे, ये चीज़ें मेरी माइंड में आती थी। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट किया। मैंने 12th में मेरा मेडिकल था, मैंने स्विच ओवर किया, तो मैंने ये आर्ट्स स्ट्रीम पकड़ी। तो उसमें मैंने अपनी दिलचस्पी के सब्जेक्ट्स लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब कम बैक किया, खुद मैंने पढ़ा, कोई ट्यूशन नहीं लिया। आई वॉज अमंग द टॉपर्स। 419 मेरा स्कोर था। मैंने हेल्पर यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया था, तो मेरा 490 ये था। तो उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू की। अब ये ग्रेजुएशन वो मैंने कंप्लीट की 13 में। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स। हाँ मास्टर्स किया, अच्छे नंबरात से मास्टर्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा माहौल था, एनकरेजमेंट मिली। तो फिर मेरा नेट GRF हो गया और फाइनली मेरा PhD में दाखिला हो गया। और 9 अप्रैल 2025 मेरी डिग्री अवार्ड हो गई। वाह, बहुत खूब। और PhD में मेरी एक बात यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो मेरी हिस्ट्री है, जो मेरी स्ट्रगल्स है, उसने मेरी PhD थीसिस को शेप किया। ओके। जो मेरा टॉपिक था पॉलिटिकल साइंस में, ये एक्चुअली डिसेबिलिटी पे काम होता है मेडिकल साइंस में। अगर बीमारी है इसको ठीक कैसे करें, सोशियोलॉजी में कि सोसाइटीज कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, सोशल वर्क में वेलफेयर अप्रोच कैसे कहते हैं बाकी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एज ए इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस, पॉलिटिकल साइंस में मेरे डिपार्टमेंट में आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने इस टॉपिक को चूज किया। जानी भाई, जी जब आप कहते हैं ना कि गमगीन होते हैं तो क्या सुनते हैं? म्यूजिक सुनते हैं? क्या सुनते हैं? शेर बाकी चीज़ें वो सुनता हूँ, आपको भी देखता हूँ बाकी चीज़ें, क्योंकि शायरी से सोसाइटी रिफ्लेक्ट होती है। सोसाइटी का हेल्थ कैसा है, ठीक है ना, सोसाइटी की नज़म कैसी है, सब इससे पता चलता है। मैं सुनता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँगा कि आती नहीं है मुझे। अच्छा, आपको आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिंदगी के क्या माना है आपकी नज़र में, और जिंदगी को आप क्या समझते हो? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसको जवाब देने के लिए उम्रें लगती है। तो ज़िंदगी शॉर्ट सेंस में एक स्ट्रगल है, ज़िंदगी एक कश्मकश है, ज़िंदगी एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको भटकने के बहुत रास्ते मिलेंगे, लेकिन वापस आने के 2 ही रास्ते मिलेंगे, खुद को ढूंढना और अल्लाह ताला के साथ राब्ता जोड़ना। अगर उसमें आप करते हैं तो आपको ज़िंदगी में सुकून आएगा। भटक गई तो ज़िंदगी आपको बहुत अजाब करेगी। आप मानते हैं ज़िंदगी रुलाती है? जी आप मानते हैं कि ज़िंदगी रुलाती है? बिल्कुल, ज़िंदगी बहुत रुलाती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हार न माने। हार न माने। हार न माने। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि ज़िंदगी तो रुलाती है, लेकिन ज़िंदगी से हार नहीं माननी है। तो यही कहेंगे कि जो आपने जंग छेड़ी है नाम ऊंचा करने की, नौजवानों के लिए आप पहले मशले राह बने हैं, और आप यही सीख देते हैं कि हार नहीं माननी है, कामयाबियों के ज़ीने पे कदम रखना है, आगे बढ़ना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने समाज को बेहतर बनाना है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूँगा कि आपसे रुखसत ले। दिल तो चाहता है कि मज़ीद सुने आपको, मज़ीद बातें करें, लेकिन क्या करें, वक्त होता है, वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ का। जी हाँ, डॉक्टर जानिब मोहम्मद से बात हो रही थी हमारी, और इनको फिर से बुलाएंगे, फिर से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी के मुश्किलात को पार किया, उनको ज़िंदगी के सभी चैलेंजेस को हंसते हंसते कबूल किया, और फिर उन चैलेंजेस को पार करके इन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल की, GRF भी है, नेट भी क्वालिफाई किया है, और ये बाकी जो हज़ारों हमारे नौजवान हैं उनके लिए मशले राह बने हैं। तो जानी भाई, एक बार फिर मैं यही कहूँगा आपसे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो आए इसी उम्मीद के साथ। ये तो जानिब
ڈاکٹر جانب کی سٹوری تھی, انہوں نے کر دکھایا. اب آپ کی باری ہے کہ آپ اسے کتنا شیئر کرتے ہیں, اور آپ جانب بھائی کی لائف جو اسٹرگل ہے ان کی, اس پہ اور ان کی اچیومنٹس پہ کیا کہیں گے, وہ آپ کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم حوصلہ بڑھائیں نوجوانوں کا جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم ان کی پیٹھ تھپتھپائے جو چاہتے ہیں کہ وہ تاریخ رقم کرے, وہ نام روشن کرے. اور جب ہم ایسا کریں گے تب ہم مانیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کی ذمہ داری کو نبھایا, ہم نے اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا. اسی امید کے ساتھ کہ آپ سنتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے ریڈیو رابطہ 90.8, اور میں جانب بھائی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سنتے رہیے, دیکھتے رہیے ریڈیو رابطہ 90.8, دل سے دل تک.